Hi everyone. So today we will be discussing another topic which is fixed dose combinations. एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग फार्माकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस या फिर हम बोलते हैं इसको फिक्स ड्रग डोज कॉम्बिनेशंस विच आर FDCs. राइट. अब FDCs का क्या मतलब होता है कि हम दो या उससे ज़्यादा ड्रग्स लेंगे और उनको कंबाइन करेंगे एक फिक्स्ड रेशो के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस. ठीक है. अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है हमें समझने के लिए कि पहली चीज़ कि जो दो ड्रग्स लिए जाएंगे उससे ज़्यादा ड्रग्स लिए जाएंगे, वो जो दोनों ड्रग्स होंगे वो डिफरेंट क्लास के ड्रग्स होंगे, मतलब दोनों ही अलग ड्रग्स होंगे. और फिर हम उसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाएंगे. राइट. तो दो ड्रग्स को मिला के जब हमने कंबाइन करा एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर या एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन के अंदर और उसका एक फॉर्मुलेशन बनाया, तो हमने उनको नाम दे दिया कि दीज आर फिक्स्ड ड्रग डोज कॉम्बिनेशंस. राइट. जो ये फिक्स ड्रग डोज कॉम्बिनेशंस होते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं. दीज कैन बी रैशनल एंड दीज कैन बी इरैशनल. तो मतलब इसको हम आगे समझेंगे कि रैशनल और इरैशनल का क्या मतलब है. कि बेसिकली अभी इतनी बात समझो कि फिक्स ड्रग डोज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं. राइट. और ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं. सिंगल ड्रग्स की जगह अगर मान लो किसी को दो सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमने कंबाइंड एक ऐसा ड्रग बना दिया जिससे दोनों सिम्टम रिलीव होते हैं, दोनों उसमें फॉर्मुलेशंस हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है उस दवाई को कंज्यूम करना. राइट. फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो हम उसमें बना कैसे रहे हैं, उसको जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी आप दो ड्रग्स को कंबाइन करने वाले हो तो उनको जब कंबाइन करेंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट दे हैव इक्वल T-half वैल्यूज़, मतलब उनकी हाफ लाइफ इक्वल होनी चाहिए. मतलब एक ड्रग अगर 9-10 घंटे काम करेगा तो दूसरा जो उसके साथ मिलाया जाएगा वो भी 9-10 घंटे ही अप्रॉक्सीमेटली काम करना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि वो या तो 15 आवर्स काम करेगा या फिर वो 5 आवर्स काम करेगा. अगर ऐसे दो ड्रग्स को मिलाया जाएगा तो आइदर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी या आइदर उसकी लो एफिकेसी या लो इफेक्ट आएगा. है ना. तो ऐसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि T-half वैल्यूज़ हम किसकी देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ कि मुझे T-half वैल्यू देखनी है तो मैं इसमें क्या एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ. मान लो हमने एक ड्रग लिया जिसका नाम है कॉट्रीमोक्साजोल. राइट. अब ये क्या है, क्योंकि ये ड्रग है जिसका कॉम्बिनेशन क्या है, दो दवाइयों से मिलके बना है ये. इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर सल्फामेथोक्साजोल है और साथ में ट्राइमेथोप्रिम है. राइट. तो सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम है. अब दोनों के अंदर क्या होता है कि जो ट्राइमेथोप्रिम होती है इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 10 आवर्स है और जो कि सल्फामेथोक्साजोल है इसके जो T-half लाइफ है वो कितनी है, वो 11 आवर्स है. तो इट इज़ ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट टू ईच अदर. तो ये दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तभी हम इसका एक कॉम्बिनेशन कॉट्रीमोक्साजोल यूज़ करते हैं. राइट. ऐसे मैं एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर लेती हूँ, वो कौन सा ड्रग हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेती हूँ क्लेवलॉनिक एसिड विद एम्फिसिलिन का. अगर जो क्लेवलॉनिक एसिड होता है उसको हम किस कॉम्बिनेशन में एम्फिसिलिन के साथ देते हैं और दोनों का ही जो T-half लाइफ होता है वो 1 to 1.5 आवर्स होता है. ठीक है. तो दोनों का अलग अलग जो T-half लाइफ है वो 1 to 1.5 आवर्स का है. और जब आप इसका कॉम्बिनेशन देते हो किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तो ये एक अच्छा इफेक्ट शो करेगा. ऐसा कि अगर आप कभी भी जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है, पार्किंसोनिज्म्स के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा का. राइट. तो अब क्या होगा, क्योंकि दोनों जो कार्बिडोपा होता है उसका जो T-half लाइफ है वो 2 आवर्स है और जो लीवोडोपा है उसका वो 1.7 आवर्स है. तो इट इज़ क्वाइट अप्रॉक्सीमेट टू ईच अदर. तो ये जो रेशोज़ होते हैं इससे हमको या जो ये T-half हैं ये सिमिलर होने चाहिए ताकि हम दो चीज़ों को कंबाइन कर सकें. उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए ताकि हम वो कॉम्बिनेशंस बना सकें. राइट. तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर ये सीख ली कि हमको ये पता होना चाहिए कि T-half हमको कंपेयर करने हैं. दूसरी चीज़ हमें और किस पे डिपेंड करेगा कि जब ये फॉर्मुलेशन हम बनाने वाले होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. राइट. एंड द पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल ड्रग. तो उसकी पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन कितनी आ रही है ये हमें पता होना चाहिए. उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें पता होना चाहिए ताकि हमको कॉम्बिनेशंस मिलाने में ईजी हो.
जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, जैसे हमने अमोक्सिसिलिन लिया क्लोवलॉनिक एसिड के साथ। अब हमें दोनों की ये बात पता है कि दोनों को 1-1.5 घंटा लग रहा था, दोनों का T-half ऑलमोस्ट सिमिलर था। और जैसे हमने इनका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो दोनों का एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिविजुअल ड्रग की, तो जो अमोक्सिसिलिन है उसका 0.2.1 लीटर पर केजी है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी क्लोवलॉनिक एसिड की, तो उसका 0.20 लीटर पर केजी का है। ठीक है, तो हमको ये ज़्यादा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी हम एक स्टैंडर्ड डोज रेजिमेंट बनाते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशंस इस कंसिडरेशन में देख के किए जाते हैं कि जब उसका वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि दोनों ने काम साथ में करना है ना। आप जो भी वो दवाई का कॉम्बिनेशन बनाओगे, अगर पेशेंट को वो ओरली दिया जाएगा तो वो पेशेंट जब भी लेगा तो वो एक्टिव एक्शन में आना चाहिए और साथ साथ उनका काम ख़त्म होना चाहिए। दोनों ड्रग्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होने चाहिए, राइट, इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं उनका बेसिस क्या होता है। तो हमने क्या इसमें बेसिक समझा कि जो उसकी फार्माकोकाइनेटिक सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता लगी कि फार्माकोकाइनेटिक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जिसमें हमने ये बोला कि T-half दोनों का सेम होना चाहिए ताकि हम जब भी कंबाइन करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर याद रखने के लिए कि दोनों का जो मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज होने का तरीका होना चाहिए वो भी एक दूसरे के लिए सूटेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर रीनल मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए सेकंड प्रॉपर्टी है, जब हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं एफिकेसी का। पहली चीज़ तो मेरे को ये समझानी पड़ेगी आप लोगों को कि जब भी हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तो उसका बेसिस ही यही होता है कि हम 2 ड्रग्स को कंबाइन कर रहे हैं, 1+1 कंबाइन कर रही हूँ मैं। बट अगर मैं 1+1 कंबाइन कर रही हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं है कि मुझे 2 चाहिए आंसर में, राइट। इन अ नॉर्मल मैथमेटिकल सिचुएशन 1+1 इज इक्वल्स टू 2, बट यहाँ पर मुझे 2 से ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने कंबाइन कराई हैं 2 चीज़ें, तो मुझे उसका बेटर इफेक्ट चाहिए या फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिज्म या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, कि मतलब दोनों का एड ऑन इफेक्ट आए। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि जो सिनर्जिज्म होता है उसको हम कैसे और समझ सकते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सिनर्जिज्म, तो मैं यहाँ पर सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट या फिर सिनर्जिज्म की बात कर रही हूँ। तो अगर सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट है किसी भी ड्रग का, इसका ये मतलब होता है कि जब हम 2 ड्रग्स को कंबाइन करेंगे तो उसका एड ऑन इफ़ेक्ट आना चाहिए। किस चीज़ में? जो उसका इफ़ेक्ट है वो तो, जो उसका बेनिफिट है उसमें एड ऑन इफ़ेक्ट आना चाहिए, बट उसके साइड इफ़ेक्ट में रिडक्शन आना चाहिए। तो मतलब साइड इफ़ेक्ट कम हो जाने चाहिए 2 ड्रग को मिलाने से, बट उसका जो एक्चुअल इफ़ेक्ट है, जो उसका यूज़ है, वो ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए या अच्छे प्रपोर्शन में हमें मिलना चाहिए। आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर बाय फार। अच्छा, इसमें ना 2-3 टर्म्स रहेंगी तो आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। उन 2-3 टर्म्स को हम पहले यहाँ पर इसीलिए समझ रहे हैं ताकि आप लोग उस चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़ तुम्हें ये पता होनी चाहिए, पहली चीज़ तुम्हें, अगर हम यहाँ पर 2-3 टर्म्स की बात करें, क्योंकि अब सिनर्जिस्टिक की बात आई है तो मैं इसलिए ये समझा रही हूँ। एक टर्म होता है एडिशन, दूसरा टर्म होता है सिनर्जिज्म और तीसरा टर्म होता है पोटेंशिएशन। अगर मैं एडिशन की बात कर रही हूँ तो एडिशन का क्या मतलब होता है, अगर तुमने 1+1 कंबाइन करा तो 2, राइट। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 1+1 कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 2। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम 2 ड्रग आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनका साथ में एड ऑन कुछ इफेक्ट नहीं आया, बट नॉर्मल जितना भी था दोनों का अलग अलग इफेक्ट वो साथ में आ गया। सो दिस इज द रेशियो, दैट इज व्हाई इट इज़ 2, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन, अगर हम किसी भी ड्रग का एडिशन करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर सिनर्जिज्म की बात कर रही हूँ तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा अभी पीछे कि अगर मैं 2+2 कंबाइन कर रही हूँ तो मुझे 4 इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे 4 से ज़्यादा चाहिए। 4 से ज़्यादा हो सकता है 14 हो, 4 से ज़्यादा हो सकता है 24 हो, 4 से ज़्यादा हो सकता है 100 इफेक्ट हो। मैं ये नहीं कह रही कि कितना आना चाहिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट शुड बी मच मोर देन द इंडिविजुअल ड्रग्स। तो हमने कॉम्बिनेशन इसीलिए करा है सिनर्जिज्म में, राइट। अगर मैं पोटेंशिएशन की बात करती हूँ तो पोटेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि मान लो एक ड्रग इनएक्टिव है, साथ में एक एक्टिव ड्रग है, राइट। एक इनएक्टिव ड्रग है और एक एक्टिव ड्रग है। अब क्या होगा, क्योंकि जो इनएक्टिव है वो तो कोई काम नहीं कर रहा था, पर जब तुमने एक एक्टिव ड्रग के साथ इनएक्टिव ड्रग दे दिया तो
अब उस एक्टिव ड्रग का काम बढ़ जाएगा। मतलब एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, कभी कभी हम ये बोलते हैं ना कि खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। सो यहाँ पर खोटा सिक्का कौन है? इनएक्टिव जो भी ड्रग है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, बट जब वो आपस में साथ में खड़ा होगा एक्टिव के, तो वो उसको पोटेंशिएट करेगा या उसके एक्शन को बढ़ा देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर आपको याद हो एक बहुत पुरानी मूवी आई थी ओम जय जगदीश, राइट। ओम वॉज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ओम वॉज द एक्टिव पार्टिसिपेंट, बट जो जगदीश था ही वॉज द मोस्ट इनएक्टिव, या फिर वो कुछ भी सपोर्टिव एक्शन नहीं कर रहा था। बट एंड के अंदर हिज रोल, या वो जब टुगेदर हुए एंड में, उस स्टोरी का कंक्लूजन ये क्या है कि यूनाइटेड वी ग्रो मोर। तो तब जब वो दोनों चीज़ें कंबाइन हुई, एक्टिव प्लस इनएक्टिव, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट और ज़्यादा एनहांस हो गया या इंक्रीज हो गया, राइट। सो दिस इज़ द टर्म विच इज़ कॉल्ड एज पोटेंशिएशन। इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अगर वो तो एक मूवी वाली बात हो गई, तुमको एक्चुअली थ्योरेटिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर हम जब पार्किंसोनिज्म का पेशेंट होता है उसमें लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो जो कार्बिडोपा होता है वो इनफैक्ट तो इनएक्टिव है, बट जो लीवोडोपा के साथ देने की वजह से जो लीवोडोपा का एक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है या उसकी एफिकेसी इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड, सो दिस इज़ कॉल्ड एज पोटेंशिएशन, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टर्म्स विच यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़, मतलब आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं वापस से, हम बात कर रहे थे कि बेसिस ऑफ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट हमने फार्माकोकाइनेटिक सिमिलैरिटी समझ ली थी, दूसरा हम समझ रहे थे एफिकेसी के बारे में, तो कि 2 ड्रग्स डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करें और जब साथ में आएँ तो आपस में उनका एफिकेसी इंक्रीज़ करें। जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामेथेक्सोजोल का, राइट। सो दीज आर द 2 कॉम्बिनेशंस जो हमने इकट्ठे मिलाए और उसका एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक। प्रॉपर्टी विच वी हैव टू कंसीडर इज़ कि हम पेशेंट की कन्वीनियंस देखते हैं कि वो कैसे एडमिनिस्टर करेगा उस ड्रग को, कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए इजी होनी चाहिए। मान लो उसको अगर हम सपोजिंगली XYZ ले लें, बहुत ही ऐसे सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि पेशेंट को ना नॉजिएटिंग लगता है सुबह उठते ही, और साथ में उसका एसिडिटी रहती है उसको। अब ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं ना, नॉजिया वॉमिटिंग फील करता है पेशेंट और एसिडिटी रहती है, बट तुमने एक कॉम्बिनेशन बनाया ड्रग का ताकि वो पेशेंट को 2 अलग अलग गोलियां ना खानी पड़े, और तुमने क्या करा, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया रेबियम DSR, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, डोमपेरिडोम भी दे दिया तुमने और राबिप्राजोल भी दे दिया। अब दोनों का जब कंबाइंड इफेक्ट आएगा तो वो पेशेंट के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उसने टेबलेट 1 कंज्यूम करी, उससे क्या होगा, पेशेंट का कंप्लायंस इंप्रूव हो जाता है। डेली वो 2 या 3 गोलियां खा रहा है अलग अलग, तो हो सकता है किसी दिन वो मिस कर दे वो गोली खाना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यू कर दे कि इतनी सारी दवाई कौन खाएगा या मैं नहीं खाता, ऐसा वाला गिव अप भी हो सकता है। जब हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स देने होते हैं तो पेशेंट अगर फॉरगेट ना करे और लाइफ टाइम के लिए अगर वो किसी मेडिकेशन पे जा रहा है पेशेंट, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गए जिनके अंदर बहुत टाइम तक देना होता है पेशेंट्स के अंदर, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशंस काम आते हैं। सो कन्वीनियंस इंक्रीजेज द कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट, सो दैट इज़ वाई हमने फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस बनाए, या फिर हमको ज़रूरी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि पेशेंट की कन्वीनियंस इम्प्रूव हो, राइट। नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि हमको ये देखना है कि जब 2 हम कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, कि मान लो A+B हमने कंबाइन किया, तो जो दोनों के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ना, 2 ड्रग्स हैं, अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होगा। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों दवाइयाँ मिलें आपस में, तो ये एक दूसरे के साइड इफ़ेक्ट को काउंटर करें, तो दैट विल इंक्रीज या दैट विल एनहांस द एफिकेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, राइट। जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जो देयर आर डायूरेटिक्स वाला टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आई विल पुट द लिंक बिलो, या आप चैनल पे चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर भी हमने ये डिस्कस करा था कि जो थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं या लूप डायूरेटिक्स होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ potassium losing, right? तो they causes the potassium loss।
अब यहाँ पर हम दूसरे ड्रग क्या कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, जो थायराइड या फिर लूप डायोरेटिक्स हैं, इनके साथ किनको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। हम साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स को अगर दे देंगे तो उससे हमारे को बेनिफिट एनहांस हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, राइट। फिर अनदर एग्जाम्पल इसी के अंदर ये ले लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज एटेनोल प्लस एम्लोडिपिन, ठीक है। अब ये जो दोनों के दोनों ड्रग्स हैं, इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं। जो एटेनोल होता है ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, जो एम्लोडिपिन होता है ये टेकिकार्डिया कॉज करता है। सो दोनों करेंगे तो काउंटर करेंगे तो बेनिफिट पेशेंट को ही होगा, ठीक है। बट ऐसा ये तो हो गए बेसिक हमें जो पता होना चाहिए कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन हमें बनाने कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करके बनाना होता है। बट कई बार क्या होता है कि हम इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके कोई भी ड्रग मार्केट में ला रहे हो या उसको यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ अ रैशनल कॉम्बिनेशन। बट अगर आपने इन सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं करा है या एक आधा पॉइंट भी आपसे मिस हो गया है, देन इट बिकम्स द इर्रैशनल कॉम्बिनेशन, राइट। तो इर्रैशनल कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होगा कि पेशेंट्स के अंदर हम कई बार इर्रैशनल कॉम्बिनेशंस यूज़ कर देते हैं कि हम जैसे एग्जांपल में मैं इसको ऐसे लूँगी कि जब हम एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी डायबिटिक कोई भी पेशेंट नया रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ या हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ, उसमें जब हम स्टार्ट करते हैं ये वाले ड्रग्स तो हम कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिकेशंस दे देते हैं जो कि इर्रैशनल यूज़ है ना। मतलब पेशेंट को रिक्वायरमेंट नहीं था, अभी मान लो वो डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ है तो वो मेटफॉर्मिन पे स्टार्ट कर सकते थे, बट तुमने उसको 2-3 चीज़ों की ग्लिपाजाइड और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन दे दिया साथ में मेट के। अब उससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस वाले चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं या उतने बेटर इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं पेशेंट के अंदर। तुमने बहुत ज़्यादा पेशेंट को पहले ही स्ट्रॉन्ग दवाइयों पे डाल दिया। सो दिस इज़ इर्रैशनल यूज़ ऑफ यूजिंग ऑल दीज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस ना तो मार्केट में आए, ना उनको अप्रूव किया जाए और ना हम उन्हें यूज़ करें, राइट। As we have discussed the basis of fixed dose combinations and we have get to know about कि क्या होते हैं fixed dose combinations, so we'll discuss about the advantages of using the fixed dose combinations. सबसे पहली चीज़ तो efficacy improve हो रही है, enhanced efficacy है ना। हमने ये चीज़ समझी कि कभी भी आप एक इंडिविजुअल ड्रग दे रहे हो और उसका 2 ड्रग्स अगर दे के साथ में उस पेशेंट के अंदर एफिकेसी इंप्रूव हो सकती है तो दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो हमने ये पहली चीज़ ऐसे समझी कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, एफिकेसी इंप्रूव हो जाती है। या सेकेंड एडवांटेज क्या है कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा पेशेंट के अंदर। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कैसे, हमने बताया कि जब हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है ना, उसका एक एग्जाम्पल कि जब हम मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो हम कैसे करते थे पहले एक ज़माने में, क्या होता था कि पायरामिथामीन और सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन यूज़ होता था। तो किसी पायरामिथामीन था, ये एक्चुअली खुद तो बहुत ही ज़्यादा वीक एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। और जो सल्फा वाला ड्रग है, जो सल्फाडॉक्साइम है, ये तो ऑलरेडी एक सल्फर ग्रुप को बिलोंग करता है, सल्फर ड्रग होता है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल एन एंटी मलेरियल। बट एक बहुत वीक एंटी मलेरियल है और एक में कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंटी मलेरियल की। बट जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे तो पेशेंट 2-5 दिन के अंदर ठीक हो जाता था। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस या द इफेक्ट ऑफ सिनर्जिज्म की एक और एक अकेला नहीं है, एक और एक 11 वाली बात हो जाएगी, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अच्छा, जो नेक्स्ट हमको एडवांटेज मिलता है इन केसेस के अंदर, हमको क्या मिलते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स कम मिलते हैं पेशेंट के अंदर। हमने क्यों बोला एडवर्स इफेक्ट, उसका एग्जांपल हमने समझा था अभी कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स को हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, हम लूप डायूरेटिक्स या थायराइड डायूरेटिक्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। उसकी वजह से एक दूसरे के काउंटर इफेक्ट्स को बैलेंस आउट करके हमको एडवर्स इफेक्ट्स कम मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि हमको एडवर्स इफेक्ट्स हमेशा कम ही मिलेंगे। जैसे अगर हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर तो ये चीज़ एनहांस हो जाती है। जब भी आप आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन या फिर पायरेजिनामाइड कंबाइन करके देते हो तो उन पेशेंट्स के अंदर देयर इज़ एनहांस चांसेस ऑफ हेपाटोटॉक्सिसिटी, है ना। तो वहाँ पे एनहांस भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये भी सोच सकते हो कि अगर हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दिए हैं, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम ये कॉम्बिनेशन बंद कर देते हैं। बट ये हम बंद नहीं कर सकते ना। अगर हम आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल, इन 4 ड्रग्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बढ़ा रहे हैं तो उसका एक और रीज़न भी है। सो अनदर यूज़ ऑफ यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन इज़
कि टू रिड्यूस द ड्रग रेजिस्टेंस। तो अनदर प्रॉपर्टी, जब भी हम एक एडवांटेज देखते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस का, वो ये देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस को कम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपने मान लो 4 ड्रग्स दे रखे हैं एक साथ में, तो बैक्टीरिया तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि अब किस पे काम करे, तो वो 2-5 लोग अपने इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। जब भी बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा तो हमें बेटर चांस मिल जाता है कि हमारा जो ड्रग का रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। दैट इज़ वाई अभी तक ये बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है कि जब भी हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं तो ये हम अब बहुत सारे ड्रग्स को कंबाइन करके फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में ही देते हैं, ताकि रेजिस्टेंस लेट डेवलप हो। अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा, मान लो तुमने सिंगल आर्मी भेजी, तो वो सारे के सारे इस पे चढ़ जाएंगे और फिर ये अकेला इफेक्ट नहीं कर पाएगा और पेशेंट कभी भी टीबी से क्योर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डेवलप्ड द मैकेनिज़म्स कि ये तो हमको हेल्प करता है ताकि पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस कम हो ड्रग की। और द अनदर एडवांटेज टू दिस इज़ कि इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। पहली बात तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा इम्प्रूव होगा। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, कि कभी ऐसा हो सकता है कि जब दो दवाइयाँ कंबाइन करी जाएँ तो दोनों का अगर सेम एक्शन आना हो या अच्छा इफेक्ट आना हो तो उनकी प्राइस कम भी हो सकती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। उनकी प्राइस इंक्रीज़ होने से पेशेंट को नुकसान भी है। एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो हम जानते ही हैं या जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट का कन्वीनियंस कितना इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमको इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर पेशेंट का कन्वीनियंस इम्प्रूव होता है तो कंप्लायंस इम्प्रूव होगा। कंप्लायंस इम्प्रूव होगा तो पेशेंट बेटर ठीक हो पाएगा या ट्रीटमेंट उसका प्रोलॉन्ग चल पाएगा, ताकि जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक पेशेंट्स या HIV के पेशेंट्स, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स, ये हर रोज़ अगर इनको सिंगल ड्रग मिल जाए तो इनके लिए बहुत बेटर है, ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट इनको डेली के लिए 5-5, 10-10 गोली खानी पड़ेगी, तो ये पेशेंट नहीं हैंडल आउट कर पाएंगे या ज़्यादा लॉन्ग कंप्लायंस इनका इम्प्रूव नहीं हो पाएगा इन पेशेंट्स का, राइट। सो आई थिंक सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस विच आर रिलेटेड टू द फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। अभी तक तो हमने सारी एडवांटेजेस समझी कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर हम 2 ड्रग्स या 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशंस में दे देंगे, बट अभी हम नुकसान समझते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या होगा, पेशेंट की कॉस्ट इम्प्रूव या कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी अगर कॉम्बिनेशंस के साथ में वो ड्रग को लेगा, ठीक है। तो दिस कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल कि वो एडवांटेज भी है और कई केसेस में वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज विच इज़ रिलेटेड टू द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इज़ कि हमको अगर मान लो एक ड्रग की वजह से साइड इफ़ेक्ट आएगा तो हम वो इंडिविजुअल ड्रग पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया है तो मान लो सिर्फ इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आया, ये दोनों सेफ़ हैं पेशेंट के अंदर, बट क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में पेशेंट ले रहा है तो हमें कभी पता नहीं लगेगा, तो देयर इज़ डिफ़िकल्टी टू डिटेक्ट द individual side effects of a particular drugs, right? Then this is the second side effect. अदर साइड इफ़ेक्ट विच इज़ सीन इन द पेशेंट्स इज़ कि मान लो हमको एक ड्रग मैंने A, B और C का कॉम्बिनेशन दिया, 2 हम इसको बहुत अच्छे फॉर्मुलेशंस में बना के देते हैं, बट मान लो मुझे इस ड्रग की थोड़ी सी डोज मान लो 500 थी, इसकी 200 थी और इसकी 100 थी, कॉम्बिनेशन ऐसे बना रखा था, बट मुझे इसको अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ मतलब 750 पे लेके जाना है, बट ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, या इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, तो हमको डिफ़िकल्टी होती है डोज एडजस्टमेंट में, या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो वहाँ हमको डिफ़िकल्टी होती है कि हम एक इंडिविजुअल ड्रग को ना टेपर नहीं कर सकते हैं जब भी हम कॉम्बिनेशन में होते हैं, राइट। अनदर डिसएडवांटेज इज़ कि हम ऐसे जो ड्रग्स होते हैं, ये सारे के सारे ड्रग्स हम क्रॉनिक कोमॉर्बिड पेशेंट्स के अंदर नहीं दे सकते हैं, तो हमको कॉम्बिनेशंस कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स के अंदर ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मान लो एक ड्रग और ये 2 ड्रग तुमने कंबाइन दे दिया, बट ये वाला जो ड्रग है पेशेंट के अंदर किडनी पे इफेक्ट कर रहा है और ये वाला ड्रग किडनी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब पेशेंट ऑलरेडी रीनल फेलियर वाला है, तो हमको ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं देने हैं जो आपस में सस्टेन ना हो पाएँ, तो हमें ये सारी चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ती हैं कि पेशेंट के अंदर कोई हिपैटिक डिजीज़ तो नहीं है, या फिर सिरोसिस का पेशेंट तो नहीं है, रीनल डिजीज़ तो नहीं है, तो उनके अंदर हम यूजुअली अवॉइड करते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस देना, ठीक है।
अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि पेशेंट के अंदर एक डिसएडवांटेज ये आ सकती है कि आपने वो ड्रग लिया और आपको एक ड्रग की वजह से एलर्जी हो गई या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, तो हमको हमेशा पूरा ड्रग ही बंद करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए ही बंद होता है। ऐसे आप इंडिविजुअली अलग अलग एलर्जी से अलग अलग डील नहीं कर सकते हो, राइट। द नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट रिलेटेड टू दिस इज़ कि देयर इज़ कभी कभी ना एनहांस साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे हमने टीबी वाले केस के अंदर डिस्कस करा था कि साइड इफ़ेक्ट्स गॉट इंक्रीज्ड। तो हम जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में तो दे दिया, बट अब उसकी वजह से क्योंकि हमको ड्रग रेजिस्टेंस बचाना है, बट पेशेंट विल लैंड इनटू द हिपैटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि सारे के सारे ड्रग हिपैटोटॉक्सिक हैं इंडिविजुअली। तो जब तुमने कंबाइन करा तो उनका एड ऑन इफेक्ट आ गया और उसकी वजह से वो ज़्यादा और ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक हो गए पेशेंट के लिए। लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग विच इज़ कि हमको जो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस होते हैं इनका सिर्फ रैशनल कॉम्बिनेशंस देने चाहिए जो एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं, जो एक्चुअली सूटेबल फॉर द पेशेंट, जो एक्चुअली बेनिफिट करेगा पेशेंट को। बट हमें इरेशनल कॉम्बिनेशंस अपनी मनमर्जी से नहीं देनी चाहिए, उससे एक ड्रग रेजिस्टेंस आती है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप इरेशनली ड्रग का कॉम्बिनेशंस कर रहे हो। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए पहले हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 600-700 ऐसे कॉम्बिनेशंस थे विच वर FTCs, बट अब इन सबको बैन कर दिया गया एंड अप्रॉक्सीमेटली ओनली 20-30 ऐसा ड्रग कॉम्बिनेशंस हैं जो आजकल प्रैक्टिस में अवेलेबल हैं या जिसको आप एक्चुअली फिजिशियन होके यूज़ कर सकते हो और रिकमेंड कर सकते हो कि इन चीज़ों का फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए। अदरवाइज दीज ऑल हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ असेंशियल ड्रग्स, असेंशियल मेडिकल लिस्ट जो आती है, जो मेडिसिन की लिस्ट आती है उसमें से निकाल दिया गया है। So yeah, this is all for today's video and we have completed the topic of fixed dose combinations, and if अभी भी कोई doubts आपके रह गए हों तो you can surely ask in the comment section. Don't forget to share among your friends and please subscribe to the channel. Thank you so much for hearing out. Keep watching, keep listening. So yeah, until our next video, bye bye, have fun.